अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। जाहिर सी बात है, सुबह का आगाज़ अच्छी सोच के साथ करेंगे तो सारे काम अच्छे से होंगे। तो आप भी पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करें। आज हम बात करेंगे दुनिया की सियासत की, जो एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है और अमन के लिए सभी लोग बहुत सारी दुआएं भी कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस भी रखे हुए हैं। ईरान और अमेरिका की कशीदगी के बावजूद कुछ मुस्बत इशारे देखने को मिल रहे हैं और पसे पर्दा कुछ सफारतकारी भी जारी है। इसमें पाकिस्तान का किरदार भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, जो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है और इसमें खासा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि दूसरा दौर भी मुज़ाकरात का शुरू होगा, जो कि इस्लामाबाद का वेन्यू बताया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी इस्लामाबाद की ही तस्दीक की गई है कि वेन्यू इस्लामाबाद का चूज़ किया जाएगा। और पाकिस्तान बड़ा मेजर रोल भी प्ले कर रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत ही तारीफ़ और टू फंटास्टिक पीपल के तौर उन्होंने नवाजा है और तारीफ़ी कलमात के साथ। तो अब देखते हैं कि ये मुज़ाकरात किस जानिब जाते हैं। ईरान भी खासा कंफर्टेबल है और वो भी टेबल टॉक पर बैठ गया है और अमेरिका भी राज़ी है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर शकील सुल्तान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और वेलकम टू द शो। शकील, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरा हम बात करेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आजकल की ज़रूरत भी है और लोग चाहते भी हैं इस्तेमाल करने के लिए। उसके साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, लुबना कासिम। मैडम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसी हैं मैडम? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शकील, सबसे पहले हम शो का आगाज़ करते हैं आपसे। ईरान और अमेरिका की कशीदगी के ऊपर दुनिया भर की नज़रें हैं और इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को भी खोल दिया गया है, जो कि बहुत ही मुस्बत इक़दाम देखा जा रहा है दुनिया भर में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी पीक पे चली गई हैं। और ये एक, वो कहते हैं, एक ऐसा अमल है कि जिससे अमेरिका भी खासा खुश नज़र आ रहा है और ईरान भी राज़ी है। तो ये किस तरह आप इसको, इस इशू को देखते हैं? बिल्कुल। इस वक्त सबसे पहले पाकिस्तान ने जो रोल प्ले करना स्टार्ट किया, उससे एक उम्मीद पैदा हुई। और इस चीज़ से ये जो कशीदगी चल रही है, इससे सिर्फ वो दो ममालिक तो हैं ही हैं, उसके अलावा उस खित्ते के तमाम ममालिक मुतासिर हो रहे थे। और सबसे बड़ा चैलेंज जो दुनिया को पेश आया वो था ऑयल। ठीक है, ऑयल प्राइसेस जो है वो पीक पे चली गई और मज़ीद भी बढ़ने का ख़दशा था अगर ये ना सिलसिला रुकता तो। अब ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है वो खोल तो दी, लेकिन ये सीज़ फायर से लिंक्ड है ये चीज़। ठीक है, अब एक तरफ अमेरिका कह रहा है, अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेड भी जारी रखा हुआ है। ईरान के जो जितने भी बंदरगाहें हैं उन पर उन्होंने अपने बेड़े खड़े किए हुए हैं। ये भी एक किस्म की जंग का ऐलान ही होता है। अच्छा, आप ठीक है, क्या समझते हैं? दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कह रहा है कि नेवल ब्लॉकेट जो हैं वो तब तक जारी रहेंगी जब तक हमारा ईरान से मुआहदा तय नहीं पा जाता, उसके बाद ही ये नेवल ब्लॉकेट्स को हटा दिया जाएगा। देखिए इस वक्त ईरान ने हुर्मुज़ को खोला, ठीक है, वो एक मुस्बत चीज़ थी और उससे ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी कम होंगी। 9% तक बताया जा रहा है अदाद शुमार कि प्राइसेस में कमी आएगी और अमेरिका को भी इससे रिलीफ मिला और ईरान की जानब से भी एक लचक पैदा हुई कि हम आ सकते हैं अमन की तरफ। लेकिन चूंकि अमेरिका जो है ना, ये अपने आप को डोमिनेंट रखना चाहते हैं और थोड़ी मजबूत इनका डिफेंस सिस्टम है, तो अगर हम तारीख़ देखें और नेवल ब्लॉकेड, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें, तो हमेशा ऐसा ही होता है। कोई भी ऐसी आर्मी, कोई भी स्टेट जो दूसरे मुल्क से ज़्यादा मजबूत हो, तो वो उनका घेराव कर लेते हैं। उनके जितने भी समुद्री रास्ते होते हैं, बंदरगाहें होती हैं, उनका घेराव कर लेते हैं। तो अमेरिका ने ये जो नेवल ब्लॉकेड जारी इसलिए रखी है ताकि ईरान पर एक तरफ से उनका दबाव भी पड़ा रहे। और ये नेवल ब्लॉकेड बेसिकली ये जंग का ऐलान ही होता है। ठीक है, यानी कि अमेरिका। आप क्या समझते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद किया गया था, उससे कहीं अमेरिका या दुनिया भर को ईरान ने कंफ्यूज नहीं कर दिया? इस टाइम ये लगता है कि स्ट्रेट को बंद करने से दुनिया को उसने रोक के दिखा दिया। बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है स्ट्रेट होर्मुज़, ये इससे पूरी दुनिया मुतासिर होती है, नो डाउट। ठीक है, और अगर ईरान, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो रही है उससे बड़ा एटम बॉम्ब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है। बात सुने, ऑयल बेसिक चीज़ है और ईरान से ऑयल हर तरफ जा रहा था और वो रास्ता ऐसा है जहाँ से पूरी दुनिया की ऑयल की तिजारत हो रही है।
ईरान के पास एक तरफ वो ईरान को कह रहे हैं कि आप अपनी जितनी भी आपकी जो ज़खायर हैं यूरेनियम के और आपका जितना भी आप अपने आप को न्यूक्लियर बना रहे हैं इस चीज़ को रोकें। अब ईरान उस तरफ से दबाव में है कि रोकने पे, एक तरफ से आपने उनको जकड़ लिया कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी, तो कहीं ना कहीं से जहाँ ईरान मजबूत रह सकता है, अपना रोब डाल सकता है, दुनिया को रोक सकता है, उनके पास वाहिद वो हुर्मुज़ को बंद करना था और वो उन्होंने किया और उसको बंद करने के असरात सब पूरी दुनिया ने देखे। ठीक है, कई ममालिक जो है वो महंगाई की लपेट में आए और दूसरी बात फिर जब आपका ऑयल आना जाना बंद हो जाएगा तो ऑफ कोर्स न सिर्फ महंगाई बल्कि आपके बाकी मामला भी ख़राब होना शुरू होंगे। तो इसका खुलना ज़रूरी था, अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, दीगर हमसाय ममालिक के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है। ठीक है, और अब इसको खोल दिया गया है तो काफ़ी हद तक ईरान की जानब से भी एक इशारा गया कि हम आपकी तरफ मुआहदे की तरफ आ सकते हैं। लेकिन वो जो यूरेनियम का वाला मामला है, वो जो न्यूक्लियर वाला मामला है, वो अभी भी पेंडिंग है। अब जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने जारी रखा हुआ है वो इसीलिए रखा हुआ है ताकि ईरान पर दबाव बरकरार रहे, जो अमेरिका मुआहदे चाहता है वो बरकरार रहे। इससे ईरान पर भी एक दबाव मौजूद है कि अगर हमारे ये बहरी जहाज़ हमारे इर्द गिर्द रहे, घिराव किया हुआ है ना बंदरगाहों का, तो ये रहे तो हमारी तो तिजारत रुकी रहेगी। ठीक है, जितना भी हम चीज़ें ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें रुकी रहेंगी। तो एक तरफ से एक बहुत बड़ी पाबंदी इस पर ईरान पर चल रही है। तो ये ट्रंप की एक बहुत बड़ी हिकमत अमली है, हम इसको कह सकते हैं कि वो एक ईरान पर दबाव बरकरार रखने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है और दुनिया भी इससे मुतासिर हो रही है, हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं। अब ये जो लेबनान के साथ लेबनान में जो सीज़ फायर हुआ है उससे लिंक्ड ही ये चीज़ है। सही। अच्छा, शकील के साथ भी ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ मैडम लुबना कासिम मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैडम, आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट की, आपके माइंड में कैसे आया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर काम करना? बड़े कम लोग काम करते हैं इस चीज़ के ऊपर, और बेसिकली ये क्या है और इसको डिफरेंट जो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं उससे मुख्तलिफ कैसी है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? थोड़ा हमें इस पर अपनी इंफॉर्मेशन बताइए जो आपका नॉलेज है। जी, सबसे पहले तो मैं रोहित टीवी का शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया और अपने आइडियाज़ शेयर करने का मौका दिया। तो जर्नी जहाँ से स्टार्ट करने की बात है वो ये है कि कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू थी कि पैदा हुए हैं, ज़िंदगी में तालीम हासिल की है तो कुछ अच्छा गेन किया जाए। तो मैं मतलब विजिटिंग लेक्चरर भी रही हूँ। उसमें ये था कि मेरे लिए प्रॉब्लम थे, बच्चे हैं, फैमिली हैं, टाइम का इशू था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए कि घर के कॉर्नर से, घर से ही काम किया जाए ताकि बच्चों को भी टाइम दिया जाए, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो और एक अच्छा सेटअप भी हो जाए। तो उसमें आजकल ट्रेंड में भी जा रहा था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का स्कोप है, उस मार्केट में एक वैल्यू है, तो इस पे काम किया जाए ताकि लोगों को एक अच्छी मियारी और हेल्पफुल जो प्रोडक्ट्स हैं वो दी जाए। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ये होता है कि आपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, मतलब कुदरती अज्जा से आपने अपनी प्रोडक्ट्स को बनाना होता है। पेस्टिसाइड्स कम होने चाहिए उनमें, और ताकि उसके रिज़ल्ट्स भी जो है हमारी कस्टमर्स तक हम पहुंच सके। और हमने स्टार्ट लिया था फूड से, और इसमें ज़्यादातर मेरा फोकस था कि बच्चों को एक अच्छा हेल्दी फूड दिया जाए, क्योंकि आजकल मार्केट में आपको पता है कि केमिकल से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं, लो इम्यून सिस्टम है बच्चों में, बड़ों में थोड़ा सा ही कोई इन्फेक्शन आए तो बच्चे सवेयर बीमार हो जाते हैं। तो जब तक आप उन्हें हेल्दी डाइट नहीं देंगी, अच्छा खाना नहीं देंगी, तो वो किस तरह से ग्रो कर पाएंगे। तो ये मेरा मेन विजन था कि मैंने इन चीज़ों को लेके एक ऐसा ब्रांड बनाना है। एक अच्छा मैडम, मैं एक बीच में ज़िम्नी सवाल भी ऐड करती जाऊँ। ये बेसिकली लोगों को आइडिया नहीं होता कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलती कहाँ से हैं, ये कैसे बनाई जाएँ, या किस तरह इनकी तरफ आया जाए। थोड़ा सा उसके ऊपर भी हमें गाइड कर दें। ये कहाँ से मिलती हैं? मोस्टली स्प्रे वाली चीज़ें होती हैं, केमिकल वाली चीज़ें होती हैं। तो क्या कोई किचन गार्डनिंग की तरफ जाएं, किस तरफ जाएं, जो आप थोड़ा सा हमें गाइड कर सकें और हमारे ऑडियंस को भी? जी, मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड्स इस पे काम कर रहे हैं इस टाइम। आपको नेचुरल के नाम से या ऑर्गेनिक के नाम से काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग लिख देते हैं ऑर्गेनिक, लेकिन आपने फोकस करना है कि लिस्ट को देखना है, इंग्रेडिएंट की लिस्ट में। आप जब इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सल्फेट, पैराबेन और ये प्रिजर्वेटिव्स और इस तरह की चीज़ें जहाँ पे होंगी डेफिनेटली वो केमिकल्स होंगी, तो वो आपके लिए हार्मफुल होंगी, उसके एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे आपके। आपने इंस्टेंट रिज़ल्ट तो देखने हैं,
लेकिन उसके बाद जो आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑर्गेनिक चीज़ों को सिलेक्ट करते हुए आप एक दफ़ा उनके इंग्रेडिएंट्स देख लिया करें कि इनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा मैडम, इसमें एक मैं ये भी चीज़ जानना चाहूँगी, आप स्पेसिफिक फोकस किस चीज़ पे करती हैं? और दूसरा ये भी बताएं कि मोस्टली जो आजकल की फ़ीमेल्स होती हैं वो किस किस्म की शायद खुराक का अफेक्ट है या क्या हेयर फॉल की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही होती हैं, तो उसके लिए कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेहतर हैं जो वो इस्तेमाल करें और वो बेटर अपने उसको कर सकें और हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाएं? अच्छा, हेयर फॉल का मेन इशू ज़्यादातर एक तो ये केमिकल वाली प्रोडक्ट्स हैं और दूसरा ये जो हैं आपके मार्केट में आई हुई हैं महंगी प्रोडक्ट्स भी हैं और केमिकल बहुत ज़्यादा है जिससे, और स्ट्रेस मेन रीज़न है जिससे हेयर फॉल हो रहा है। तो हमारे पास लुबना ऑर्गेनिक ब्रांड के ऊपर हेयर फॉल की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। हेयर ग्रोथ टोनर है, हेयर ऑयल है, जैसे ख़वातीन मोस्टली ये ट्रीटमेंट करवा लेती हैं केराटिन वगैरह, उसके बाद उन्हें शदीद हेयर फॉल है, आजकल केमिकल्स वाले शैम्पू हेयर फॉल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट, जैसे आपको पता है आंवला, रीठा, सिकाकाई, रोज़मेरी, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा, बालों के लिए जो सबसे अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन सा होता है जो हम घर में भी हो? और आंवला, रीठा या सीड साइक्लिंग करते हैं कुछ लोग, सीड्स का बहुत ज़्यादा, पंपकिन सीड आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसका सही तरीका क्या है? क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग उसको ऐसे ही चम्मच के साथ खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि उसको भिगो के खाना चाहिए, उसकी तासीर उससे ज़्यादा बेहतर होती है। तो उस हवाले से भी थोड़ा सीड्स के हवाले से भी हमें गाइड कर दें कि वो कैसे हम उसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं और उसका सही तरीका कौन सा है? एक तो अपने बालों के लिए आप चूज़ करें ऑर्गेनिक, सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स, मतलब शैम्पू भी आप ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए चूज़ करें। और दूसरा उसके बाद आप जहाँ सीड सैकलिंग की बात है उसमें आप आलमंड, वालनट, पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 4 सीड्स आपने इनको इक्वल क्वांटिटी में लेके ड्राई रोस्ट कर लें और ग्राइंड करके एक जार बना लें। मैं इन्हें कहती हूँ ये ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं, ये आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा आपके जो मसल्स पुल हो जाते हैं उसके लिए भी ये एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू आप मार्केट में मेडिकेटेड सप्लीमेंट्स ले। इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा मैडम, एक हार्मोनल इम्बैलेंस का, PCOS का इशू भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमें कौन सी चीज़ें, कौन से इंग्रेडिएंट जो नेचुरल हों, घर पे अवेलेबल भी हों, इस्तेमाल कर सकते? अच्छा, ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे नाज़रीन। अभी हम जाते हैं, कहीं मत जाइएगा, छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो शकील से हम बात कर रहे थे ईरान एंड अमेरिका इशू के ऊपर। अच्छा शकील, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर जो लिमिट्स आ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट भी है, द न्यूक्लियर डस्ट शुड कम बैक टू अस, तो आपको लगता है कि ये एक तनाव आ सकता है इस इशू के ऊपर? क्योंकि शुरू से ही एक ईरान का स्टांस रहा है, बड़ा ईरान लंबा इस अरसे के ऊपर अपने मौके पर कायम रहा है। और दूसरा इसके साथ ये भी एक मैं सवाल ऐड कर दूं कि इस्लामाबाद में आपको क्या लगता है कि कब तक मुतवक्के हैं मुज़ाकरात और कब तक हो सकते हैं, चांसेस क्या हैं? अच्छा, जो पहला सवाल है ना कि ट्रंप क्या चाहता है और ईरान क्या चाहता है अपनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से, इनकी जंग स्टार्ट ही यहीं से हो रही है। ठीक है, अमेरिका ने जब देखा कि ईरान न्यूक्लियर हो रहा है और ये ताकत हासिल कर रहा है, यूरेनियम अफजोदगी जो है वो बढ़ रही है इनकी, वो चाहते थे, ट्रंप चाहता था कि ईरान इस तरफ ना जाए, न्यूक्लियर कंट्री ना बने, और जितने भी ये असला बना रहे हैं जंगी न्यूक्लियर, इस तरफ ना जाए। यहाँ से इनकी जंग स्टार्ट हुई। अब वहाँ से जंग स्टार्ट होते होते फिर दरमियान में पाकिस्तान भी आ गया। अब इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के ही अकॉर्डिंग 80% तक मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन एक जगह पे एक बड़ी मुबहम सी सूरत हाल हो गई है। अब कल ट्रंप ने ये बयान दिया कि ईरान रेडी है हमें अपनी तमाम तर जो है वो जितने भी उसकी कंडीशंस थी, नहीं कंडीशन से हट, कंडीशंस तो ये कंडीशंस में ही आ जाती हैं, वो अपने जितने भी वो न्यूक्लियर पावर्स हासिल कर रहा है, अपनी जितनी भी यूरेनियम ज़खायर हैं उनके, वो सारे मुंतकिल करेगा हमारे पास। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान अपनी ये तमाम तर जो ताकत है ठीक न्यूक्लियर रिलेटेड
वो हमें मुंतकिल करेगा, ट्रांसफर करेगा, टेकअप करेगा। हाँ, अब यहाँ से पूरी दुनिया को एक मैसेज गया कि ईरान ने ये आमादगी जाहिर कर दी है कि वो अपनी न्यूक्लियर जितनी भी उनके पास कैपेसिटी है वो अमेरिका को दे देंगे। लेकिन इस पर ईरान के जो तेहरान से बयान जारी हुआ है, उन्होंने तरदीद की है, उन्होंने कहा हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, ये जो 5 साल वाली लिमिट सुनने में आया है कि कुछ तज्जियाकार कह रहे थे कि 5 साल की लिमिट के लिए ईरान मानने को तैयार हो गया था कि हम यूरेनियम की इनरिचमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद लेकिन अमेरिका 20 साल की चाहता था, लेकिन अभी वो 20 साल से भी आगे बढ़ गए हैं। तो क्या लगता है कि ये एक रीज़न जो है बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी इस सब तमाम मुज़ाकरात के अंदर कि यूरेनियम इनरिचमेंट वाला इस वक्त ना बेसिकली बन भी यही चीज़ रही है। और देखिए, अगर ईरान टोटली अपने आप को हैंड ओवर करता है ना अमेरिका के हवाले, तो फिर ईरान का फ्यूचर भी खतरे में पड़ जाएगा। उसकी वजह है क्योंकि जो इसराइल है वो ठीक उसके नहीं चीज़ें दिखाई देती, वो किसी भी टाइम फिर सकता है। बेसिकली इसराइल और अमेरिका दोनों पर ईरान 100% यकीन नहीं कर पा रहा और ना ही कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ें कुछ माजी में ऐसी चीज़ें रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ अभी इनके दरमियान तनाव का शिकार बन रही है और बनी रहेगी शायद। और अगर हम देखें ओवरऑल के पॉसिबल क्या है, हमें नहीं लगता कि ईरान अमेरिका की तमाम कंडीशंस यूरेनियम के हवाले से मानेगा। दोनों को लचक दिखानी होगी। इस वक्त जितने भी माहिरीन बात करें वो ये कह रहे हैं कि दोनों को लचक दिखानी होगी। अगर अमेरिका चाह रहा है कि अब 20 साल या 30 साल अपना स्टॉप करें चीज़ों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इस चीज़ को मानेगा। और दूसरी बात, ईरान को कम्प्लीटली अपने यूरेनियम इनरिचमेंट से वो ना रुक सकते हैं ना वो आगे जा सकते हैं। उनको भी कुछ कंडीशंस के साथ अपनी चीज़ें लेके चलनी होगी। अमेरिका और ईरान दोनों को इस हवाले से कहीं ना कहीं लचक दिखानी होगी। लेकिन अब ट्रंप की जो बात है, ट्रंप कहता है कि अब हम मुआहिदे के करीब हैं। ठीक है, और अगर हमारा मुआहिदा हो जाता है तो फिर मैं खुद इस्लामाबाद जाऊंगा। अच्छा, थोड़ी सी आपको यहाँ से नरमी महसूस होती है क्योंकि बहुत सारे अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं कि 20 अरब डॉलर के जो मुंजमद असासे थे ईरान के, वो भी जारी करने पर अमेरिका गौर कर रहा है। तो यहाँ से एक तासुर ये भी मिलता है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका भी दिखा रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से एक इशू जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट वाला है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बदअहदमाती भी है क्योंकि उससे पहले भी आपने एक ट्रंप ने 2018 में उनके साथ मुआहदा तोड़ दिया था कि उन्होंने उनसे वादा किया था कि हम आपकी बैंकिंग सेक्टर की इंटीग्रेशन करेंगे और अब थोड़ा ईरान अपनी तरक्की की तरफ आए और इनरिचमेंट को कम करे। लेकिन अब ईरान की तरफ से भी एक जायज़ मुतालबा है कि अभी फिर हम एक वादा करें, और एक बदअहतमादी की सूरत हाल भी है क्योंकि पहले तमाम वादे वेस्टर्न पावर ने तोड़ दिए इनके साथ। तो अभी कैसे ईरान को एतमाद दिलाया जाएगा? क्या ये जो फील्ड मार्शल गए थे वहाँ दौरे पर, उनके प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से उन्होंने जो मीटिंग की है उसके बाद चीज़ें थोड़ी तब्दील हुई हैं, तो कोई ख़ास मैसेज लेके गए थे? क्या आपको लगता है इसके ऊपर अपना जो आपका तज्ज़िया है वो थोड़ा सा हमें गाइड करें? ये जो आपने फील्ड मार्शल की बात की ना, इस वक्त वाहिद हमारा फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, यही दो लोग हैं जो एतमाद की फ़ज़ा बना रहे हैं। इससे पहले तो जंग चल रही थी ना, एतमाद यही लोग लाए हैं। अब ईरान को जाके समझाना, उनको सुनना और फिर अमेरिका को भी राब्ते में रखना। ठीक है, इस वक्त जो एतमाद की जो दरमियान में लड़ी बनी हुई है वो पाकिस्तान बना हुआ है। अगर ये कामयाब होता है तो बड़ी कामयाबी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये इसराइल या अमेरिका की किसी हरकत की वजह से नाकाम होता है तो भी बड़ा मसला पैदा हो सकता है। अब ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि अगर नाकाम होता है, कामयाब होता है तो पाकिस्तान को क्या नुकसान होंगे। लेकिन हम पहले बात करते हैं कि एतमाद बन भी पाता है या नहीं। आपने सासों की बात की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की, उसके अलावा नेवल ब्लॉकेट की बात की। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कुछ सब्ज़ बाग भी दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं से गर्दन पकड़ी भी जा रही है। अमेरिका के तमाम हरबे इसलिए हैं कि भाई अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट को रोक दें। वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि ये इस चीज़ को अपने न्यूक्लियर पावर से पीछे हट जाएं, और ईरान उससे नहीं हट सकता क्योंकि ईरान को अपनी बका की जंग लड़नी है। ठीक है, क्योंकि देखें ना, इसराइल कितना बेलगाम होकर उसने मुसलमानों पर नस्ल कुशी की कोशिश कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरफ भी आ सकता है। तो एतमाद इसलिए नहीं इनका बन पा रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान दरमियान में रोल प्ले कर रहा है, मुआहिदा अगर होता है तो ऑफ कोर्स मुआहिदे पर अमल भी करना होगा, क्योंकि अब अमेरिका को भी समझ आ गई है कि भाई ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर सकता है, हमारा मुकाबला भी कर सकता है।
तो परेशान तो अमेरिका भी है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी घुटने टेक के एतमाद की फिजा बना के रखनी पड़ेगी। दोनों अगर तरफ ट्रम्प से बैठा हो तो कुछ ना कुछ नरमी दिखानी होगी, नरमी भी तो ही दिखानी होगी, मुज़ाकरात। एतमाद भी कायम करना होगा। अगर फ़र्ज़ करो नरमी नहीं दिखाते, एतमाद एक दूसरे पर नहीं करते, तो जंग चलती रहेगी और जंग का नुकसान सबको ही होता रहेगा। डेफिनेटली पूरी दुनिया इससे हाँ जी। अफेक्ट हो रही है। अच्छा मैडम, मैं आपसे पहले पूछ रही थी कि पीसीओएस एक बहुत बड़ा इशू है इस टाइम, तो उसके ऊपर जो फीमेल्स हैं ख़ासकर वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो फीमेल्स को कैसे उसको ओवरकम करना चाहिए, कैसे उस पर काम करना चाहिए, और दूसरा ये कि नेचुरल जो फूड है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में अवेलेबल भी हैं जिनसे ये फिक्स भी हो सकता है, तो वो थोड़ा गाइड करते हैं ताकि हमारी फीमेल्स भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए, आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करना चाहिए। जैसे रोटी हम खाते हैं तो उसमें मल्टीग्रेन, मतलब मुख्तलिफ आप ग्रेन्स का इस्तेमाल कर लें, वो आटा घर पे बना के, और इस तरह से आप एक हेल्दी भी ले सकते हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक भी ले सकते हैं। और उसमें आपके दूसरा जहाँ पे हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं वहाँ पे आपके पास सीड्स का ऑप्शन है। जैसे हमारे पास पम्पकिन सीड के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, और फ्लैक्स सीड हो गया, उसके साथ सूरजमुखी के फूल बीज हो गए। तो इन तमाम अज्जा को आप मिक्स करके और अपने लिए एक पाउडर टाइप बना के रख लें, वो रात को दूध के साथ आप ले लें, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं। आप वर्किंग वूमेन हैं, आप काम करती हैं, अपने घर को भी संभालना है, और बहुत सारे मसाइल्स होते हैं, तो आपको एक हेल्दी डाइट और उस पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप हेल्दी रहेंगी तो आपका घर, आपकी फैमिली, आपका एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा। मैडम अच्छा थोड़ा सा हमें ये भी गाइड करें, क्योंकि जो मोस्टली फ़ीमेल्स होती हैं, कोई जॉब लेस होती हैं, घर में बैठी हुई होती हैं, और आप ख़ासा प्रमोट करती हैं जो बिज़नेस वुमेन होती हैं, तो वो कैसे स्टार्ट लें, कहाँ से स्टार्ट लें, किस तरह का बिज़नेस करेंगी? आप 30 सेकंड में जल्दी से बताएं। ये आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, अपनी एबिलिटीज़ देखनी है, आपके पास कोई स्किल है, आपने उसे प्रमोट करना है। आपके पास सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पे आएँ, अपनी एबिलिटीज़ को उस पे प्रमोट करें। आप एक छोटे स्टार्टअप से स्टार्ट लें, डेफिनेटली फिर छोटा स्टार्ट ही आगे आपको बड़े स्टार्ट की तरफ लेके जाता है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स इस टाइम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं। थैंक यू सो मच शकील, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, आपकी बड़ी गहरी निगाह थी इस इशू के ऊपर। और मैडम लुबना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत अच्छे से गाइड किया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे कि जब हमारे एहसासात अल्फाजों में ढलते हैं तो वो शायरी बन जाती है, और बात करेंगे कुछ म्यूज़िक के रंगों की भी। उसके साथ हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एक शायर हैं असद रज़ा सहर। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आप इस शो में आए। और उसके साथ हमारे साथ सिंगर हैं खालिद इमरान सियाल। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस शो में आए। सबसे पहले सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सर आप कैसे हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप शायरी करते हैं, और शायरी का आगाज़ और ये जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ? बेसिकली तो ये एक किसी भी शायर से कॉमनली ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपने शायरी कब स्टार्ट की, कैसे, किस वजह से आप शायर बने। तो अहमदपुर सियाल की गलियों में जब मैंने उदासी को तैरते हुए देखा, और वहीं से मुझे तहरीक मिली। घर में भी चूँकि किताब का माहौल था, जो दादा बुजुर्गवार थे उन्होंने एक लाइब्रेरी भी काम कर रखी थी, मुताला का माहौल था, तो तहरीक तो वहीं से मिलती है। तो मैंने शायरी का आगाज़ किया। मैंने कुछ इब्तदा में कहा, और जैसे ही वो चीज़ें मैंने अपने दोस्तों को सुनाई, तो वो मुझे दफ़तन कहते हैं कि ये तो आपने हमारी बात कह दी, ये तो ऐसे हमें लग रहा है कि जो हमारे अंदर की बात है आपने ये कह दी है। तो यकीनन ही शायरी होती भी वही है कि जो बंदा एक इज्तमाई कर्ब का नाम जो है वो शायरी है। ज़ाती हैसियत से आपको शेर बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, तो लोगों के लिए भी कि लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, लोग उसको अपना कर्ब फील करें। तो इस
अंदाज से जो है वो मैंने शायरी का आगाज़ किया। अच्छा सर, ये बताएं कि जो शायरी होती है जी, जी। वो सिर्फ मोहब्बत पे ही की जाती है, तन्हाई पे की जाती है, या और भी टॉपिक्स पे की जा सकती है? मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं जिन पे आप लिख सकते हैं। ये तो आपके मुशाहिदे पे होता है। मुशाहिदे पर होता है। ये आपके मुशाहिदे पे होता है, चूँकि जो शायर होता है वो मुआशरे का नब्बाज़ होता है। उसकी हर चीज़ पे जो है वो नज़र होती है कि उस एक शायर जो है वो एक आम जो आँख है उससे हट के देखता है, उसका मुशाहिदा अलग होता है, उसने हट के देखना होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो शायरी है वो बेसिकली एक बहुत ही आउट क्लास किस्म की चीज़ है। तो सर, जो शायरी होती है मोस्टली शायरी को इश्क से जोड़ा जाता है, जी, जी। तो इसकी क्या वजह है? इश्क से ही क्यों जोड़ा जाता है? बाकी चीज़ों से बाज़ दफ़ा माशरे में होने वाली कुछ ऐसी तल्ख़ हकीकतें भी होती हैं, जी, उसके जी। ऊपर भी लोग शायरी करते हैं, जी, जी। बहुत खूबसूरत नज़में लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शुरा होते हैं वो इश्क से, मोहब्बत से जुड़े होते हैं। इसके ये पीछे क्या वजह? बुनियादी तौर पे जब बंदा शायरी का आगाज़ करता है तो ये लबो रुखसार की बातें तो ज़रूरी समझी जाती हैं। तो मगर जो आजकल जो शेर है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है। इससे हट के भी मज़ाहमत है, तन्हाई है, रोमान है, इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, लिखा जाता रहेगा। तो इसी हवाले से मैं आपको दो अशआर भी पेश करता हूँ कि आहों से उठ रहा है धुआं आज शाम से, बिछड़ा है कोई मुझसे क्या बड़े बात है। एहतराम से, और कर ले मेरे वजूद का इनकार हर जगह, जानेंगे लोग फिर भी तुझे मेरे नाम से। क्या बात है। तो रोमान पे भी लिखा जाता है, मज़ाहमत पे भी लिखा जाता है, मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत जी, होते जी। हैं। तो चलते हैं हम अपने सिंगर की तरफ। और सर, आपका बड़ा वायरल सॉन्ग है साडे नाल रिया कर। तो सराइकी वैसे भी एक बहुत ही मीठी ज़ुबान है, और इसमें अगर गाना हो जाए तो वो तो मेरे ख्याल में और भी मिठास बढ़ जाएगी हमारे जी, बिल्कुल स्टूडियो में। ऐसे ही है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, रोही टीवी का शुक्रिया, और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ कि रोही टीवी हमारे इस रीजन को, हमारे इस वसेब को अप्लाइज करता है। और स्पेशली आज मेरी खुशबख्ती है कि असद भाई मेरे इलाके से यहाँ पे हैं, ये हमारे हमसाए हैं। बेसिकली मैं भी रंगपुर से बिलोंग करता हूँ और ये अहमदपुर सियाल से यहाँ आए हैं, और वो बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है। यानी मैं अगर शायरी की बात करूं, बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ पे हैं, जैसे यासिर रंगपुरी साहब मेरे दिल के बड़े करीब हैं, और मेरे मोस्टली गाने मेरे यानी मेरा भी कैरियर अभी यूँ समझें कि लर्निंग प्रोसेस में है, लेकिन मेरे 7-8 जो सॉन्ग्स यूट्यूब के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, अच्छी रेटिंग के ऊपर हैं, तो वो यासिर भाई के लिखे हुए हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम पहले सॉन्ग सुन रहे थे, अभी हम दोबारा गुफ्तगू करते हैं थोड़ी सी शायरी के ऊपर। सर, अच्छा, जो शायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना होता है मुश्किल लफ्ज़ों की वजह से जो शायरी होती है उसका एक्चुअल मैसेज नहीं पहुंच पाता। तो आप क्या कहेंगे कि मुश्किल लफ्ज़ों का इंतखाब शायरी को बेहतर बनाता है, या बेहतर सादा लफ्ज़ होते हैं? देखें जी, इसमें ये होता है कि आप अपने दिल की बात तो कह ही रहे होते हैं। आपका जो मतम नज़र होना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी चीज़ पहुंचे आपकी जो फ़ौरन ही जो है ना अगले बंदे के दिल पे जाके लगे। ठीक है ना? तो मुश्किल ये अपना असलूब होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ शोरा होते हैं जैसे गालिब साहब थे, उनका असलूब बहुत मुश्किल था, उनकी तराकीब, उनकी तशबीहात, उनके इस्तारे वो बड़े मुश्किल पसंद थे। तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि बंदे को अपने पास शेर समझने के लिए लुगत रखनी पड़े। तो सादा अल्फाज में जो चीज़ अगर बआसानी आपकी पहुंचती है तो मेरे ख़्याल में इससे जो है वो बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इससे बेहतर कोई चीज़ हाँ नहीं। जी। अच्छा सर, एक मैं और भी क्वेश्चन साथ में ऐड कर दूं। आजकल नई नस्ल को हम ज़रा शायरी की तरफ कम देखते हैं, ये रुझान क्यों पाया जाता है कि नई नस्ल शायरी से थोड़ी दूर होती जा रही नहीं, है? मेरे ख़्याल में तो ऐसा नहीं है, चूँकि सोशल मीडिया पे आप देख सकती हैं कि हर दूसरा बंदा उसकी यही ख्वाहिश है कि मैं शेर कहूँ, 2 लाइनें मुझसे जुड़ें और मैं लाइक और रेटिंग के चक्कर में उसको फेसबुक पे और इंस्टा पे डालूँ। अच्छा, वो एक वो होता है ना, पहले एक शेर गज़लें बड़े बच्चों को याद होती थी, जी, जी। वो
अक्सर जगहों पे जाके, आजकल उनकी शिकायत होती है बस सुन लेते हैं, मेमोराइज़ नहीं करते, चीज़ें याद नहीं रहती, बस वो साइड पे कर देते हैं शायरी को। बस यही एक मैं आपके इस फोरम की वसातत से एक बात जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचाना भी चाहूँगा कि हम छोटे थे, जब मिडिल क्लासेस में थे तो बज़्म अदब का पीरियड हुआ करता था स्कूल में। तो अब जो है वो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हमने तो वहीं से जो हम ये अदब है, परवान चढ़ा, शेर की सूझबूझ जो है हम तक पहुंची कि बज़्म अदब होता था, वहाँ पे बैतबाजी का मुकाबला होता था और हमें इतने ज़्यादा अशार जो हैं वो ज़बानी याद थे, जो हम बैतबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेते थे, कंपटीशन होता था। तो इस चीज़ का अब जो है वो फुकदान है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। स्कूलों में ये जो है वो फ़रोग़ अदब के लिए कम से कम 30 मिनट्स का एक पीरियड लाजमी होना चाहिए, चाहे वो हफ्तावार भी हो। तो मैं ये लाजमी जो है ना, ये आपके फ़ोरम की वसातत से ये पैगाम जो है वो पहुँचाना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अदब से बिल्कुल जो है ना वो अदब भी चूँकि एक दरसगाह है, तो इससे जो है वो फ़रार जो है ना वो मेरे ख़्याल में तो नहीं होना चाहिए। फ़रार नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये भी मुझे थोड़ा सा बताएं, आप क्या समझते हैं कि जो एक शायरी होती है या सिंगिंग होती है, उसके अंदर हम बड़ा अफेक्टिव मैसेज जो दे रहे होते हैं, वो हमारी ऑडियंस जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि जैसे हम कोई सबक दें या कोई लेक्चर दें, वो बच्चे या आजकल की जनरेशन सुनना पसंद नहीं करती, लेकिन पोइट्री के थ्रू और सिंगिंग के थ्रू वो बहुत अच्छी एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं, उन पे अमल दरामद भी करती हैं। तो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी कोई शायरी, कोई इसमें कुछ ऐड किया जाता है? जी, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि शायरी भी एक दरसगाह है, मुशायरा एक दरसगाह है। वहाँ से आपको बेहतर से बेहतर जो है वो पैगाम, बेहतर से बेहतर मैसेज आपको मिलता है। और वैसे भी लोगों के पास टाइम जो है आजकल टाइम की बहुत किल्लत है, तो 2 लाइंस पे जो है ना वो 15 सेकंड पे बात आ गई है। वो लोग कहते हैं कि स्क्रॉल कर देते हैं, अगर वो कुछ देख रहे हैं, अगर लॉन्ग वीडियो है या लॉन्ग मैसेज है तो उसको स्क्रॉल कर देते हैं। अगर 2 मिसरे हैं तो उसको वो लोग सुनते भी हैं, उसको स्टेटस पे भी लगाते हैं, और जो उसका जो तासर है या उसका असर वो अपने ऊपर भी लागू करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सर, आपसे हम एक और सॉन्ग सुनेंगे जो कि है धोखे करने। उससे पहले मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और असद रज़ा सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और खालिद इमरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव जो सिलसिला होता है ना, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अपनी सिंगिंग का जो आगाज़ था वो कैसे किया, शौक़ कैसे पैदा हुआ? और क्योंकि एक ये भी तासुर होता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग सिंगिंग को अच्छा नहीं समझते, लेकिन सिंगिंग एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। जी बिल्कुल, डिप्रेशन को भी दूर करते हैं, तो कैसे? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं मतलब जो शौक़ की बात है वो बचपन से ही था। मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो भी आर्टिस्ट है उसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट से ही होती हैं, यानी अल्लाह ताला उसमें कोई चीज़ ऐसी स्पेशलिटी उसमें डाल देता है, बस उसको शाइन करने की ज़रूरत होती है।